हमारा देश इस साल स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज हम आधुनिक भारत के एक महान निर्माता श्री वीपी मेनन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वीपी मेनन का जन्म 30 सितंबर 1893 में केरल के मलबार क्षेत्र में हुआ था। उनके पिता शंकर मेनन एक विद्यालय के प्रधानाचार्य थे। उनका बचपन काफ़ी कष्टदायक बीता। पढ़ाई का बोझ घर वालों के ऊपर से उठाने के लिए वे घर से बचपन में ही भाग गए थे। मैसूर में एक सोने की खदान में उन्होंने 18 साल की उम्र तक काम किया। फिर कुछ समय बेंगलोर तंबाकू कंपनी में मुंशी का काम करने के बाद भारतीय प्रशासन सेवा में सबसे निचले स्तर से एक टाइपिस्ट के तौर पर भारतीय प्रशासन सेवा में उन्होंने अपनी जीविका शुरू की। लेकिन अपनी मेहनत, लगन और असाधारण प्रतिभा के बल पर वह प्रशासन के शीर्ष तक पहुंचे। मेनन हमेशा एक देशभक्त रहे। ब्रिटिश सरकार के अधीन काम करते समय भी उनका मानना था कि व्यवस्था के अंदर रहकर वे ज़्यादा सुधार करवा पाएंगे। हालांकि वे गांधी जी के आंदोलन से कई बार प्रभावित हुए, पर सरकार में बने रहे। उन्होंने 1933 से 1934 तक सुधार कार्यालय में सरकार के सहायक सचिव के रूप में कार्य किया। बाद में उन्होंने 1934 से 1935 तक अवर सचिव, 1935 से 1940 तक उप सचिव के रूप में और 1941 से 1942 तक संयुक्त सचिव के तौर पर काम किया। वे अंतिम 3 ब्रिटिश वायसरायों लिनलिथगो, वेविल और माउंटबेटन के संवैधानिक सलाहकार एवं राजनीतिक सुधार आयुक्त रहे। उनकी असाधारण सेवाओं के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1941 में राय बहादुर की पदवी देने के बाद 1946 में इंडियन सिविल सर्विस कार्ड भी दे दिया। भारत के संविधान के मामले में मेनन विशेषज्ञ थे। माउंटबेटन के राजनीतिक सलाहकार के रूप में मेनन की असाधारण क्षमता सरदार पटेल की नज़रों में आ गई और उन्होंने 1947 में गृह मंत्री बनने पर मेनन को देसी राज्यों से संबंधित बेहद चुनौतीपूर्ण विभाग में सचिव के तौर पर ले लिया। पटेल और मेनन के बीच का रिश्ता अमूल्य था। मेनन पटेल के बाएं हाथ जैसे थे। जब देश आज़ाद हुआ तो उसके साथ ही लगभग 565 छोटे बड़े रजवाड़े रियासतें, जिनकी पैरामाउंटेंसी या सार्वभौम सत्ता ब्रिटिश ताज में निहित थी, ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त हो गए। एक बड़ी समस्या भारत में इनके एकीकरण की थी। इन रियासतों के पास हिंदुस्तान की 1/3 जमीन थी और इनमें भारत की 40% जनसंख्या रहती थी। इनमें से कई राजघरानों के पास अपनी सेनाएं, रेल सेवाएं, करेंसी और स्टैम्प थे। मेनन को इन सैकड़ों रियासतों के शासकों को समझा बुझाकर भारत के साथ विलय के लिए तैयार करना था। ये सब ऐसे माहौल में किया जाना था जिसमें अविश्वास और हिंसा अपने चरम पर थी। देश के बंटवारे के कारण पूरे उपमहाद्वीप में हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनाव जारी था। रियासतों के शासकों के सामने एक बड़ा सवाल था कि आज़ाद भारत में उनका भविष्य क्या होगा। अंतिम वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन और सरदार पटेल के साथ वीपी मेनन ने विलय पत्र तैयार किया, जिसके तहत इन रियासतों ने प्रिवी पर्स, पेंशन और अन्य सुविधाओं के बदले रक्षा, विदेश मामलों और संचार से जुड़े मामले भारत सरकार के हवाले कर दिए। मेनन ने रियासतों को मनाने के लिए आर्थिक प्रलोभनों के साथ साथ सख्त रुख का सहारा लिया। हैदराबाद, कश्मीर और त्रावणकोर ने भारत और पाकिस्तान में से किसी में भी शामिल होने से इनकार कर दिया था। 1948 सितंबर में भारतीय सेना को हैदराबाद भेजा गया। भारतीय सेना ने जूनागढ़ पर भी हमला किया, जिसके शासक ने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया था। 2 साल के भीतर 500 से ज़्यादा देसी रियासतों को मिलाकर 14 नए राज्य बना दिए गए, जो एक बड़ी कामयाबी थी। सरदार पटेल के गुजरने के बाद वीपी मेनन को सन 1951 में ओडिशा के राज्यपाल का स्थान दिया गया। कुछ समय वे वित्त आयोग के सदस्य भी रहे। 1952 में वीपी मेनन ने नवनिर्मित भारतीय प्रशासन सेवा से इस्तीफा दे दिया। 1955 से 1957 के बीच उन्होंने 2 किताबें लिखी, जिनसे अभी भी संवैधानिक कानून, राजनीतिक सुधार और ऐतिहासिक तथ्यों के सभी मामलों में सलाह ली जाती है। यह 2 किताबें हैं
द ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया और द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। यह दोनों किताबें मेनन द्वारा सरदार पटेल को किए गए आखिरी वादे की पूर्ति में लिखी गई थीं, जिन्होंने जोर देकर कहा था कि वीपी मेनन आधुनिक भारत के निर्माण की कहानी लिखें। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स पुस्तक में मेनन ने लिखा है कि भारत एक भौगोलिक इकाई है, फिर भी अपने पूरे इतिहास में वह राजनीतिक दृष्टि से कभी एकरूपता हासिल नहीं कर सका। आज देश के इतिहास में पहली दफा एकल केंद्र सरकार की रिट कैलाश से कन्याकुमारी और काठियावाड़ से कामरूप असम तक पूरे देश को संचालित करती है। सेवानिवृत्ति के बाद वीपी मेनन बेंगलुरु में रहने लगे थे। 72 वर्ष की आयु में 31 दिसंबर 1965 में उनका निधन हो गया।